देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को स्टडी कर रहे थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में मैंने आपको ये बताया था दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो कोई भी बॉडी जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे हमने वाटर को हीट अप कर रखा है, तो इस बीकर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है? तो आंसर है टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है 80 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री सेल्सियस होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट काफी ज्यादा रहेगा, मतलब कि ये जल्दी जल्दी हीट को रेडिएट करेगा सराउंडिंग में और टेम्परेचर इसका कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ भी बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। देखो फिर ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हमने ये स्टडी किया दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है बॉडी से, इसलिए हमने नेगेटिव सिंबल लगा रखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। T2 is the temperature of the body and T1 is the temperature of the surrounding. T1 is the temperature of the surrounding. अब इसके लिए एक ग्राफ बनाया था हमने और यहाँ पर हमने लिखा था dq अपॉन dt इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाएंगे, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे स्मॉल k, और ये जो स्मॉल k ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और ये बताएगा कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड करेगा बॉडी पे, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है या आयरन का बना हुआ है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। दूसरा सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज ए कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। अब एक ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो ग्राफ ये था, ऑन द वाई एक्सिस वी आर describing the temperature difference and on the x axis we are writing the time. Time is in minutes, 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुछ क्वांटिटीज हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दी। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस को। 0 डिग्री सेल्सियस, हियर 10 डिग्री, 20 के गैप ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब देखिए ग्राफ किस तरह से, ये ग्राफ होगा इसका। तो पहले टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? टेम्परेचर डिफरेंस था 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास जो भी सब्सटेंस है इस बीकर के अंदर, ये सब्सटेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और आसपास जो सराउंडिंग है रेफ्रिजरेटर, इस सब्सटेंस को हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? T2 माइनस T1, दोनों को माइनस करोगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा 100 डिग्री। तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है कितने मिनट में? सो दिस विल बी इन 2 मिनट्स। सिर्फ 2 मिनट के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस 100 से कितना हो गया? तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में पहले जो टेम्परेचर डिफरेंस था, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? डेल्टा टी से लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस को, T2 माइनस T1, दिस इज 100 इनिशियली जब टाइम 0 था। व्हेन टाइम 2 मिनट्स, जब 2 मिनट हो चुके हैं तब जाकर के बॉडी ठंडी हो चुकी है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 60। टेम्परेचर डिफरेंस 60 का क्या मतलब है कि सब्सटेंस का टेम्परेचर अभी कितना हो चुका है? 60 डिग्री हो चुका है और सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी 0 है। तो 100 से 60 हो गया 2 मिनट के अंदर। इसके बाद में अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन ये है कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री और कम होगा, 60 से 20 होगा। तो 20 वाली लाइन देखिए कहां पर ज्वाइन होती है? एक्स एक्सिस पे। ये ज्वाइन हो रही है एक्स एक्सिस पे 6 मिनट पे। अब डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 2 मिनट से लेकर के 6 मिनट तक। सो दिस इज द 4 मिनट्स, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टाइम। तो हमारी ऑब्जर्वेशन 2 मिनट से स्टार्ट हुई, जहां पर इसका टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री सेल्सियस था। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो चुका है? 20 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है
कि जब टाइम 6 मिनट हो चुके हैं उस समय पर इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना रह चुका है, उस समय पर इसका टेम्परेचर डिफरेंस रह गया 20 डिग्री। मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर हो चुका है 20 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर अभी भी 0 है। तो टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 दिस विल बी 20। तो टेम्परेचर डिफरेंस 100 से 60 होने में सिर्फ 2 मिनट लगे। फिर टेम्परेचर डिफरेंस 60 से 20 होने में दोनों में कितने का चेंज आ रहा है, 40 का चेंज आ रहा है। यहाँ पर भी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो चुका है, यहाँ पर भी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो चुका है। लेकिन पहले 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है और इसमें 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या थी, हायर थी, जब टेम्परेचर डिफरेंस हायर था। जब टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री था तो जल्दी जल्दी ये हीट को रेडिएट कर रहा था सराउंडिंग में और कुछ 2 मिनट के अंदर इसने इतनी हीट रेडिएट कर दी कि इसका टेम्परेचर 100 से 60 पे आ गया। फिर 60, इसका बॉडी का टेम्परेचर 60 है, 60 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस आएगा 60 डिग्री। जब टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री रह गया तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच में उतनी ही ज्यादा वो हीट एनर्जी को लॉस करेगा पर सेकेंड, उतनी ही ज्यादा वो हीट एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा पर सेकेंड। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इस लॉ की हेल्प से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे फाइनल टेम्परेचर का। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को बताइए 10 मिनट बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या हो चुका होगा, वो हीट को लॉस करेगा ऑब्वियसली। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर क्या होगा जब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखूंगा 0 डिग्री सेल्सियस के रेफ्रिजरेटर में। तो हमें फॉर्मूला बनाना है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी टाइम पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका टेम्परेचर क्या हो चुका होगा बॉडी का। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको बोला 100 डिग्री सेल्सियस की बॉडी है और 10 मिनट बाद इसका टेम्परेचर बताइए कितना हो जाएगा, कितना रह जाएगा। 100 से धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होते होते ये हीट को लॉस करता रहेगा जब तक कि बॉडी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री नहीं हो जाता। तो 10 मिनट बाद आपको बताना है कि कितना टेम्परेचर इसका रह जाएगा बॉडी का। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन देखिए कहां से स्टार्ट होती है। इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है लॉस ऑफ हीट से। लॉस ऑफ हीट, कितनी हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसको हम लोग dq से लिखते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, msdt। mst ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था, इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, जिसमें हमने ये कैलकुलेट किया था कि किसी सब्सटेंस को गर्म करने के लिए कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो तो इतनी हीट एनर्जी आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन अभी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी है, हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये हीट एनर्जी गिवन या हीट एनर्जी लॉस दोनों के लिए ये फॉर्मूला काम आ सकता है। इसमें m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड s इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल जिससे भी बना हुआ है, जो भी सब्सटेंस से बना हुआ है, ये उसकी स्पेसिफिक हीट है। जैसे हम लोग एग्जांपल में वाटर ले रहे हैं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। मतलब कि 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन कम करने के लिए कितनी एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा, 4200 जूल की एनर्जी का लॉस करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सीधा सा मतलब है 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए 1 किलोग्राम वाटर का एनर्जी को कितना लॉस करना पड़ेगा, 4200 जूल की एनर्जी उसको लॉस करनी पड़ेगी। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इतनी हीट एनर्जी देंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतनी हीट एनर्जी का लॉस होगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट एंड dt इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये तो लॉस ऑफ हीट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहती है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। क्या करें, तो आंसर है दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाय टाइम आते ही हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट लिख सकते हैं। तो dq अपॉन dt कर देंगे और इक्वल टू में भी क्या आ जाएगा, इधर भी डिवाइड में क्या कर देंगे, dt कर देंगे और so the formula will be ms dt upon dt, change of temperature with respect to time. This is the rate of loss of heat.
हीट एनर्जी का लॉस पर सेकेंड, टेम्परेचर का चेंज पर सेकेंड, तो ये फॉर्मूला बन गया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का। अब ये है इक्वेशन फर्स्ट। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या पढ़ा था? एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहती है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो होता है, ये माइनस आता है यहाँ पे, दिस विल बी के T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब ये माइनस को उधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो ये इधर आ जाएगा नेगेटिव। फर्स्ट इक्वेशन भी किसको बता रही है? फर्स्ट इक्वेशन भी बता रही है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को, सेकंड इक्वेशन भी बता रही है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो फर्स्ट इक्वेशन भी dq अपॉन dt, सेकंड इक्वेशन भी dq अपॉन dt, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? इक्वल पुट कर देते हैं। सो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो हियर वी विल राइट इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है ms dt अपॉन dt, सो दिस इज ms चेंज ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन है माइनस के T2 माइनस T1, ये स्मॉल के आएगा यहाँ पे। ओके, अब इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? टेम्परेचर वालों को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर देते हैं। जैसे ये T2 माइनस T1 है, इसको इधर ले आते हैं, ms dt जो है उसको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये T2 माइनस T1 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो देखिए क्या होगा, dt अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस के, ऑलरेडी यहाँ पर के था, ms मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बी इन द डिवाइड, और dt डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो हियर इट विल बी dt। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ये इक्वेशन बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इस इक्वेशन का क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आंसर है log x। ये रहा T2 माइनस T1, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग मान लेते हैं 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? दिस विल बी log x, बेस e log x। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, ये पूरा x है और dt किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? ये फॉर्मूला बनता है, देखिए 1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू dt। ये इसके साथ देखो रिजेंबल कर रहा है फॉर्मूला, 1 अपॉन x dx। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आएगा, पहले इसको लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो हियर वी विल राइट, फिजिक्स फर्स्ट में आप लोग ये स्टडी कर चुके हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले k अपॉन ms ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि हम बॉडी को चेंज नहीं कर रहे हैं, जो बॉडी हीट का लॉस कर रही है, मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा, मास भी नहीं बदल रहा, स्पेसिफिक हीट भी नहीं बदल रही, तो ये तीनों कांस्टेंट है, इसको हम लोग कैपिटल के एज्यूम कर रहे हैं, सो दिस इज कैपिटल के। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है, और प्लस में c लगाएंगे, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कैपिटल C जो है यहाँ पर वो क्या बता रहा है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बता रहा है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में हमने लिमिट को नहीं डिस्क्राइब किया। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट बताते हैं, लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था जैसे 1 अपॉन x dx लिखा हुआ था, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो हमने ये जो इंटीग्रेशन किया विदाउट लिमिट किया। अगर विदाउट लिमिट ऐसा करते हैं तो इसमें फॉर्मूला में क्या लिखना पड़ता है? इसके आंसर में हमें साथ में क्या लिखना पड़ता है? एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है प्लस c, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला बन चुका है। अब इसमें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बना है ये बेसिकली किससे रिजेंबल कर रहा है? ये फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है किससे? y इज इक्वल टू mx प्लस c विद द नेगेटिव स्लोप।
y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिजेंबल कर रहा है ये फॉर्मूला विद नेगेटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप का जो ग्राफ होता है तो यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये है y क्या है log t2 माइनस t1, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ बनेगा। ओके, तो ये जो ग्राफ आता है ये ऐसा ग्राफ आता है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ होता है। तो जब न्यूटन ने इस कैलकुलेशन को किया और ये फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला बनाने के बाद में इसको प्रूफ करके बताया, उन्होंने ये देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे कि पहले 100 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 था, तो टेम्परेचर डिफरेंस इज 100, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, log 100 की वैल्यू पुट करेंगे, log 100 की जो भी वैल्यू आएगी वो इस जगह पर लिखी जाएगी, और टाइम उस समय पे 0 लिखा जाएगा क्योंकि इनिशियल ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके कुछ 2 मिनट के बाद में, ये 2 मिनट्स के बाद में हमने फिर से ऑब्जर्वेशन ली, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद देखा कि अब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो चुका है, 60 हो चुका है, तो यहाँ पे log 60 की वैल्यू पुट करेंगे, log 60 की वैल्यू यहाँ पर कहीं आएगी, तो 2 मिनट बाद ये वाली ऑब्जर्वेशन आई। तो न्यूटन ने एक्चुअल में इसको प्रूफ करके बताया, ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला बनाने के बाद में प्रैक्टिकली इसको प्रूफ करके बताया कि ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, और नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे माइनस kt प्लस सी आ रहा है, ये माइनस mx प्लस सी आ रहा है, और नेगेटिव स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c का नेगेटिव स्लोप का ये ग्राफ होता है, और ऐसा ही ग्राफ उन्होंने बनाया बाय प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकली इसको प्रूफ करके बताया। एनीवेज, ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है कि कैसे इस लॉ को उन्होंने प्रूफ किया, हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला बताइए। अब फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला बताना है तो कुछ ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कैपिटल T। इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर था कैपिटल T, सो T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो T2 की जगह पर क्या लिख देंगे, कैपिटल T लिख देंगे। एट इनिशियली बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में कितने टाइम पर ऑब्जर्वेशन ली गई, 0 सेकेंड्स पर ऑब्जर्वेशन ली गई, तो इस समय पर अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, log E T माइनस T1, T2 की जगह पे क्या लिख देंगे T, और माइनस के T, टाइम क्या है, ये ऑब्जर्वेशन कब ली गई है, जब इनिशियली ऑब्जर्वेशन ली गई है जब बॉडी का टेम्परेचर T था, जब टाइम हमने 0 नोट किया, जब हमने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया तो T की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो दिस विल बी K इंटू 0 प्लस C। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगी, log E T माइनस T1 इज इक्वल टू C, ये K इंटू 0 हो जाएगा तो इक्वल टू में C रह जाएगा। तो हमने इस कैलकुलेशन से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, किसकी वैल्यू बता दी, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू बता दी। तो किसी भी कैलकुलेशन में फिजिक्स में जब भी हम ऐसा करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जब भी आपको कैलकुलेट करनी होगी तो इनिशियल केस से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब टाइम 0 होगा, डिस्टेंस 0 होगी, तो उस समय पर इनिशियल केस लेकर के आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाती है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा log बेस E T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, log E T माइनस T1। T क्या है, T इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी व्हेन वी आर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करेंगे, तब बॉडी का टेम्परेचर T होगा, एंड T2 इज द फाइनल टेम्परेचर एट टाइम T। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, ये भी log और इधर भी log लिखा हुआ है, ये पूरी क्वांटिटी को उठा करके इस तरफ शिफ्ट करते हैं, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे log E, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, T2 माइनस T1, और ये पूरी क्वांटिटी इधर आई, सो इट विल बिकम नेगेटिव, माइनस log E T माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस KT, सो दिस विल बी द फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला आएगा। अब इसके बाद
यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। वो फॉर्मूला देखिए क्या है। वो फॉर्मूला है लॉग का। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द log। तो ये log के फॉर्मूलाज आपने स्टडी किए हैं फिजिक्स फर्स्ट के अंदर स्टार्टिंग में, जब आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, log ये सब स्टडी किया होगा। सो दिस इज log m, दिस इज log n, और बीच में क्या है माइनस। log m माइनस log n क्या लिख सकते हैं इसको, log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला जब आप इस इक्वेशन में अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बनेगा। log e t2 माइनस t1 डिवाइड बाय t माइनस t1। दिस इज m, दिस इज n। तो m को अपस्टेयर्स में लिखेंगे, n को डाउनस्टेयर्स में लिखेंगे। अगर माइनस है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर प्लस होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू n करते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये तो एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू की क्वांटिटी जो है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को और आसान बनाते हैं, इजी करते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन द बोथ साइड्स। सो नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग exponential on the both sides, taking exponentials on the both sides। दोनों तरफ एक्सपोनेंट लेंगे। एक्सपोनेंट इज स्मॉल ई से लिखते हैं इसको। तो ये जो क्वांटिटीज हैं ये एक्सपोनेंट ई के पावर में आ जाएंगी, जो भी क्वांटिटीज यहाँ लिखी हुई है। तो देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, जब मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंट लूंगा। सो दिस विल बी द इक्वेशन ई लॉग ई t2 माइनस t1 डिवाइड बाय t माइनस t1 एंड इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt। तो दोनों तरफ एक्सपोनेंट लेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज e के पावर में चली जाएंगी, तो दोनों को e के पावर में लिख दिया हमने। ओके, अब e log e, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। e log e की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर ये पूरी क्वांटिटी 1 है तो इक्वल टू में यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा t2 माइनस t1 डिवाइड बाय t माइनस t1, और इक्वल टू में तो एज इट इज लिख देते हैं जो भी था, e टू द पावर माइनस kt। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि ये t माइनस t1 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आएगा t माइनस t1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt। और k की वैल्यू क्या थी, कैपिटल K हमने किसको लिखा था, स्मॉल k अपॉन ms, मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो ये वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हैं, चलो लास्ट में पुट कर देंगे इसको। और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये t1 माइनस t1 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा तो t माइनस t1 हो जाएगा। अब इसके बाद में ये माइनस t1 है, माइनस t1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस t1 हो जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस e टू द पावर माइनस kt t माइनस t1। ये k की वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल k डिवाइड बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट, एंड दिस होल थिंग इज इन द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट। ये पूरा एक्सपोनेंट की पावर में आएगा, नॉट दिस वन, ये तो मल्टीप्लाई में, माइनस k अपॉन t ms, दिस इज इन द पावर ऑफ एक्सपोनेंट, और ये पूरा मल्टीप्लाई में है, t माइनस t1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टेम्परेचर एट टाइम t। टाइम कहाँ रहा इस फॉर्मूला में, तो ये रहा टाइम। एक्सपोनेंट की पावर में देखिए t लिखा हुआ है, t ये कांस्टेंट है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है। सराउंडिंग 0 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 0 डिग्री है, ये कांस्टेंट। यहाँ पर ये कांस्टेंट। बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर वो भी कांस्टेंट। बॉडी इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस पे थी जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, जब हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया तो इनिशियली बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पर थी। तो ये 100 डिग्री भी चेंज नहीं होगा और 0 डिग्री भी चेंज नहीं होगा। सो बोथ आर कांस्टेंट, t1 इज कांस्टेंट, t इज कांस्टेंट। मास इज कांस्टेंट। आपने 2 किलोग्राम वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो वो 2 से 3 नहीं होगा और 2 से 1 भी नहीं होगा, तो मास भी कांस्टेंट रहेगा। उसकी स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट है, पर सेकंड वो जितनी हीट एनर्जी का लॉस करता है वो सेम रहेगा। K डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड सरफेस एरिया।
तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ना तो मटेरियल चेंज हो रहा है ना सरफेस एरिया बदल रहा है, तो ये सब क्वांटिटीज कांस्टेंट है। सिर्फ क्या चेंज होगा, तो आंसर है सिर्फ टाइम चेंज होगा। टाइम आगे की तरफ बढ़ेगा 0 सेकंड से 5 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड, तो टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम चलता रहेगा। और टाइम की वैल्यू पुट करते ही आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द इक्वेशन which we have derived by the Newton's law of cooling। अब इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। बता दिया वैसे तो मैंने, फिर भी इसको देख लीजिए। वेयर T2 is the temperature of body, temperature of body at time t, t टाइम पर कितना टेम्परेचर है बॉडी का। नेक्स्ट T1 is the initial temperature of body, initial, this is not the initial temperature of body, T1 is the temperature of surrounding, T1 is the temperature of surroundings, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है। एंड T is the initial temperature of body, initial temperature of body at T is equal to 0, at T is equal to 0। तो ये इसकी क्वांटिटीज भी मैंने डिस्क्राइब कर दी कि यहाँ पर T2 क्या है, T1 क्या है, T क्या है। M मास है, S स्पेसिफिक हीट है सब्सटेंस की, और K जो है वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे और सरफेस एरिया पे। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम T यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हमने ये फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला बना दिया कि 10 मिनट बाद उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो चुका होगा। पहले उसका टेम्परेचर 100 था, सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 था, और उसका मास 2 किलोग्राम है, स्पेसिफिक हीट 4200 है, और के हम लोग बता देंगे उसके सरफेस एरिया को देख करके और उसके मटेरियल को देख करके। तो इसके लिए भी हमारे पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की के की वैल्यू गिवन होती है। और टाइम पुट करेंगे 10 मिनट, मिनट को सेकंड में करेंगे, ऐसा यूनिट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ सेकंड लिखेंगे। टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में नहीं आएंगे, केल्विन में आएंगे, तो ये सब केल्विन में लिखा जाएगा। और 10 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर होगा इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो उसमें आपको लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन जो होता है वो भी लॉग से ही किया जाता है।